अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज हम लोग एनालॉजी का एक्सरसाइज का जो हमारा पार्ट चल रहा है उसी के अंदर पार्ट 11 करने वाले हैं, भाग 11 करने वाले हैं, जिसे हम लोग हिंदी के अंदर सादृश्यता का अभ्यास प्रश्न कहेंगे। ठीक है, और ये भाग 11 है। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे, इंट्रोडक्शन को समझेंगे और फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखेंगे इस पूरे सेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एनालॉजी के अंदर इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनालॉजी को देखने वाले हैं कि भाई एनालॉजी बेसिकली होती क्या है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्वेश्चन को किस तरीके से हमें करना है, कौन कौन से रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ एनालॉजी को बात करूं तो टोटल 4 तरीके की एनालॉजी होती है। ये रही 4 तरीके की एनालॉजी के अंदर सबसे पहले आती है वर्ड एनालॉजी, फिर आती है अल्फाबेट एनालॉजी, फिर आती है नंबर एनालॉजी और फिर आती है लेटर नंबर एनालॉजी। तो बेसिकली 4 तरीके से हमने मतलब एनालॉजी को पढ़ने के लिए इसका 4 जगह पर क्लासिफिकेशन किया है या 4 टाइप्स कह सकते हैं। वर्ड एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी, नंबर या फिर लेटर, और ऐसे ही शब्द, वर्णमाला, संख्या या अक्षर और संख्या पर आधारित सादृश्यता। तो इस तरीके से 4 जगह पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि भाई एनालॉजी बेसिकली होती क्या है। एनालॉजी कह लीजिए, सिमिलैरिटी कह लीजिए, रिजेम्बलेंस कह लीजिए, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। सादृश्यता कह लीजिए, सादृश्य कह लीजिए, दोनों एक ही बात है, कोई बात में फर्क नहीं है। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई 4 एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं। 4 एलिमेंट्स का मतलब मान लीजिए 1 2 3 4 कोई 4 चीजें दी हुई हैं। अब 4 चीजों के अंदर इसके पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर होता ये है कि जैसे फर्स्ट नंबर पे कुछ लिखा होगा, सेकंड पर भी कुछ लिखा होगा, थर्ड पर भी कुछ लिखा होगा, फोर्थ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अब होता यह है कि फर्स्ट का जो रिलेशन सेकंड से बनेगा वही थर्ड का रिलेशन फोर्थ से बनेगा। तो आपको करना ये होता है कि पहले आपको ये पता करना होता है कि फर्स्ट का सेकंड से आखिर का रिलेशन बन क्या रहा है। तो जो भी फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन बन रहा होगा उसी चीज को हम लोग आगे अप्लाई कर देंगे थर्ड टू फोर्थ के लिए। ठीक है, तो अब इसमें रिलेशंस काफी तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर बात करिए, जैसे वर्ड एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी, अलग अलग तरीके की एनालॉजीज हैं और एनालॉजीज के अंदर और भी सब पार्ट्स काफी होते हैं। ठीक है, तो यहां पर से हमको एक ही बात समझनी है कि एनालॉजी बेसिकली होती क्या है कि आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एलिमेंट्स, मतलब तत्वों के जोड़ों के बीच संबंध की पहचान करना। सबसे पहले तो रिलेशन फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट से सेकंड जो बनाया जा रहा है वो क्यों बनाया जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, और फिर कंप्लीट द अदर पेयर, अन्य जोड़े को पूरा करने का काम किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कि किस किस तरीके की हमारे पास एनालॉजी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है वर्ड एनालॉजी। अब वर्ड एनालॉजी के अंदर मतलब हो गया शब्द सादृश्य। और शब्द सादृश्य के अंदर क्या होता है, जैसे जो भी आपको वर्ड दिया हुआ है, मतलब ये बेसिकली वर्ल्ड के ऊपर आधारित होती है। वर्ल्ड का मतलब हो गया पूरा संसार। ठीक है, तो वर्ड एनालॉजी कह लीजिए या वर्ल्ड एनालॉजी कह लीजिए, एक ही बात है। वर्ल्ड के अंदर जो भी चीजें आती हैं, करेंसी, कैपिटल, स्टेट की राजधानियां, ठीक है, कुछ भी चीज आपको XYZ दी है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए हमने इसका 7 जगह पर क्लासिफिकेशन किया। जैसे सबसे पहली है इनगॉल्गियस एनोलॉजियस पेयर कॉम्प्लीशन। एनालॉजी कह लीजिए, एनालॉजियस कह लीजिए, एक ही बात है। पेयर कॉम्प्लीशन, एनालॉजियस पेयर सिलेक्शन, सिमिलर वर्ड सिलेक्शन, एनालॉजी डिटेक्शन, मल्टीपल वर्ड एनालॉजी, डबल एनालॉजी, एनालॉजी बेस्ड ऑन चूजिंग लेटर्स, मतलब अनुरूप जोड़ी पूर्णता, अनुरूप जोड़ी चयन, समान शब्द चयन, सादृश्यता की पहचान, बहुशब्द सादृश्य, दोहरा सादृश्य और अक्षरों का चयन करके सादृश्य। तो बेसिकली ये 7 जगह पर हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है। अब यहां पर सातों चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि किस किस चीज के अंदर क्या आता है,
तो उसको उससे भी पहले समझने से पहले, इन सातों चीजों को करने से पहले हमें इससे पहले रिलेशंस देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से रिलेशन मैक्स टू मैक्स बन के तैयार हो सकते हैं। तो रिलेशन के अंदर सबसे पहला जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है ये समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मतलब हो जाता है सिनोनिम। समानार्थी को अगर मैं संधिविच्छेद करके पढ़ूं तो समान प्लस अर्थ मतलब समानार्थी, मतलब जिसका समान अर्थ हो, एक जैसा मीनिंग हो। ठीक है, जैसे दयालु है, परोपकारी है, अपहरण हो गया, अगवा हो गया, रिक्त हो गया, खाली हो गया, इनके मीनिंग एक जैसे हो जाते हैं। तो सिनोनिम्स का मतलब एक जैसे, और एंटोनिम का मतलब हो जाता है विलोम, मतलब जस्ट अपोजिट। जैसे रात का अपोजिट दिन हो गया, ठीक है, गहरे का अपोजिट उथला हो गया, सूचना का अपोजिट नजरअंदाज हो गया, सुस्ती का अपोजिट सतर्कता हो गया, सृजन करना, किसी को सजावट करना किसी चीज की, और जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, नष्ट कर देना। तो विलोम शब्द और समानार्थी शब्द काफी बार इसके अंदर पूछे जाते हैं। एक कोई भी दिया जाएगा, दूसरे के बारे में पूछ लिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन के अंदर बेसिकली यही होता है एनालॉजी में। अगला देश और महाद्वीप का रिलेशन आ सकता है कि कंट्री एंड कॉन्टिनेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई ये कंट्री है, इसका ये कॉन्टिनेंट है, तो बताइए इस कंट्री का क्या कॉन्टिनेंट होगा। भारत का जैसे एशिया है, ब्राजील का दक्षिण अमेरिका है, फ्रांस का यूरोप है, कनाडा का उत्तरी अमेरिका है, किसी का भी दे करके किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगला दिया हुआ देश और राजधानी, कौन सा देश है, कौन सी कंट्री है और उसकी कैपिटल क्या है। इस देश का ये है, जापान की टोक्यो है, नेपाल की काठमांडू है, इटली की रोम है, रूस की मॉस्को है। किसी भी कंट्री का कैपिटल देकर के आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करी जाए राज्य और राजधानी, कोई भी राज्य दिया जा सकता है और उसकी राजधानी पूछ लेता है कि भाई ये राज्य है तो इसकी राजधानी क्या होगी। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, गुजरात की गांधीनगर है, सिक्किम की गैंगटॉक है। किसी की भी राजधानी पूछी जा सकती है, मतलब स्टेट एंड देयर कैपिटल। देश और मुद्रा पूछी जा सकती है, मतलब करेंटी कंट्री एंड करेंसी पूछी जा सकती है। अमेरिका का के अंदर जैसे डॉलर चलते हैं, ग्रीस का यूरो है, थाईलैंड का बाहत है, म्यांमार का क्यात है। किसी से भी किसी का पूछा जा सकता है। देश और संसद के नाम पूछ लेता है, मतलब कंट्री एंड पार्लियामेंट पूछ लेता है। ये देश है, इसकी ये संसद का नाम है। भारत का संसद का नाम संसद है, ईरान का मजलिस है, रूस का ड्यूमा है, अमेरिका का कांग्रेस है। तो ऐसे किसी से भी किसी का पूछा जा सकता है। आगे दिया हुआ है देश और नदी का रिलेशन आ जाता है। कंट्री है और उसका रिवर ये है, भारत गंगा, चीन होंगो, ब्रिटेन थैम्स, ऑस्ट्रेलिया डेन्यू। किसी से भी किसी का पूछा जा सकता है। जानवर और उनके बच्चे, एनिमल और उनका यंग वंस, जैसे बिल्ली का बिलौटा हो गया, बारहसिंगा का हिरन का बच्चा हो गया, बाघ शावक हो गया, भेड़ का मेमना हो गया। ऐसे किसी का भी एनिमल और यंग वन पूछा जा सकता है, मतलब जानवर और उनके बच्चे पूछे जा सकते हैं। आगे दिया हुआ जानवर, चीजें और उनके रखने का स्थान, मतलब एनिमल थिंग्स एंड देयर कीपिंग प्लेस। कौन सा जानवर है या कौन सी चीज है और वो किस जगह पर कैप्ट करी जाती है, किस जगह पर रखी जाती है। पक्षी है, पक्षीशाला में रखा जाएगा। मछली, मछली घर के अंदर। मधुमक्खियां, मधुमक्खी पालन। जानवर को चिड़ियाघर में, हवाई जहाज को हैंगर में, हथियार को शस्त्रागार में। नर और मादा का पूछ लेता है, मतलब मेल एंड फीमेल पूछ लेता है भौरवाल कि भाई ये मेल है, इसका ये फीमेल है। घोड़ा है, घोड़ी है, शेरनी है, किसी से भी किसी का पूछा जा सकता है। अगला दिया हुआ कर्मी और उपकरण, मतलब कौन सा वर्कर होगा और वो क्या टूल का यूज करेगा। ये कर्मी है, इसका उपकरण ये है, तो बताइए इसको ये कौन यूज करेगा। योद्धा है, तलवार का इस्तेमाल करेगा, राजमिस्त्री प्लम्ब लाइन का, मजदूर फावड़े का, बढ़ई आरे का। इसी तरीके से दिया हुआ उत्पाद और कच्चा माल, क्या उत्पाद है, क्या प्रोडक्ट है और उसका रॉ मटेरियल क्या है। अब जैसे प्रोडक्ट तो फाइनल आपके पास बन के तैयार हो गया, जैसे फॉर एन एग्जांपल सॉस है, केचप है। केचप फाइनल आपके पास बन के तैयार हुआ, लेकिन उसका रॉ मटेरियल क्या है, टोमेटो है। ऐसे कागज बना तो वो लुगदी से बन के तैयार हुआ, फर्नीचर बना लकड़ी से बन के तैयार हुआ, कपड़ा बना सूत से तैयार हुआ, लिनन हुआ सन से तैयार हुआ, है ना, ये चीज है। इसके बाद कर्मी और कार्यस्थल, कौन सा वर्कर है और वो किस वर्किंग प्लेस पर काम करेगा। जैसे रसोईया है, रसोई में काम करेगा, खगोल शास्त्री वेधशाला के अंदर, वेटर जो है रेस्टोरेंट के अंदर, वकील जो है अदालत के अंदर। कौन किस जगह पर काम करेगा ये आ जाता है।
इसके बाद मात्रा और इकाई आ जाती है, क्या मात्रा है और उसकी इकाई क्या है, मतलब क्वांटिटी एंड देयर यूनिट। जैसे रेजिस्टेंस ओएचएम में होती है, प्रेशर पास्कल में होता है, तापमान डिग्री, ऊर्जा जूल, ये चीज है। इसके बाद आ जाता है उपकरण और माप, कौन सा उपकरण है और उससे क्या चीज मेजरमेंट करने का काम करेंगे, क्या मापेंगे। थर्मामीटर से तापमान, एमिनोमीटर से हवा, सीस्मोग्राफ से भूकंप, ऑडोमीटर से गति। इसके बाद उपकरण और क्रिया आ जाती हैं, कौन सा उपकरण है और उससे क्या क्रिया करी जा रही है। जैसे माइक्रोस्कोप है, उससे बड़ा करने का काम कर रहे हैं। शील्ड है, रक्षा करने का काम कर रहे हैं। चम्मच से खिलाने का काम और फावड़े से खोदने का काम कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से अध्ययन और विषय, स्टडी एंड देयर टॉपिक, किस चीज के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं। जैसे पक्षी के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, मतलब पक्षी विज्ञान। जीवाश्म के बारे में जीवाश्म विज्ञान। कीड़े के लिए कीट विज्ञान, मिट्टी के लिए मृदा विज्ञान, हृदय के लिए हृदय विज्ञान और यकृत के लिए यकृत विज्ञान। बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी, फॉसिल्स के लिए पैलेंथोलॉजी, इंसेक्ट्स के लिए एंटोमोलॉजी, सॉइल के लिए पैडोलॉजी, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी और लीवर के लिए हेप्टोलॉजी। इसके बाद दिया हुआ था व्यक्ति और निवास स्थान, कौन सा इंडिविजुअल है और उसका ड्वेलिंग प्लेस क्या है। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब उसका निवास स्थान क्या है। जैसे बिल है, चूहा है, बिल में रहता है। एस्किमो, इग्लू, सैनिक, बैरिक, सभी का दिया हुआ है उसका ड्वेलिंग प्लेसेस कौन कहां पर रहता है। इसके बाद खेल और खेलने का स्थान, कौन सा गेम है और उसका प्लेइंग प्लेस क्या है। जैसे क्रिकेट है, पिच पर खेला जाएगा। टेनिस है, कोर्ट में खेला जाएगा। स्केटिंग, रिंक में खेला जाएगा। कौन सा खेल है और वो क्या उसका खेलने का स्थान हो। इसके बाद में खेल और खिलाड़ी, कौन सा स्पोर्ट्स है और उसका प्लेयर कौन सा है। जैसे टेनिस के लिए सानिया मिर्जा है, बैडमिंटन के लिए साइना नेहवाल है, हॉकी के लिए संदीप सिंह है और क्रिकेट के लिए मिताली राज है। इसके बाद खेल और खेल की शर्तें, कौन सा स्पोर्ट्स है और उसका स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज काफी बार होती हैं। जैसे स्मैश शब्द जो है ये बैडमिंटन और टेनिस के लिए हम लोग यूज करते हैं। पेनल्टी कॉर्नर है, ये हॉकी के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स एंड नॉलेज टर्म्स होते हैं। इसके बाद है खेल और कप, उसके ट्रॉफीज कौन कौन सी होती हैं, उसके लिए कप्स कौन कौन से होते हैं। जैसे गोल्फ के लिए राइडर कप हो गया, फुटबॉल के लिए दुरंत कप हो गया, बैडमिंटन के लिए उबर कप और क्रिकेट के लिए दिलीप ट्रॉफी। जानवर और उनकी आवाज, कौन सा जानवर और वो क्या आवाज प्रोड्यूस करता है। जैसे शेर है, धारता है। घोड़ा है, हिन्नाने का काम। कुत्ते का भौंकने का काम। मेंढक टर्राना, उल्लू, ऊंट, बत्तख क्वैक। सबके अलग अलग क्या है, साउंड्स प्रोड्यूस जो कर रहे हैं। देश और राष्ट्रीय खेल, कौन सा देश है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है। कंट्री एंड देयर नेशनल गेम, जैसे ब्रिटेन है क्रिकेट, भारत हॉकी, यूएसए बेसबॉल, जापान जूडो, चीन के लिए टेबल टेनिस, ब्राजील के लिए फुटबॉल। देश और राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। राष्ट्रीय प्रतीक का मतलब हो जाता है कंट्री एंड नेशनल एम्बलम। जैसे भारत है सिंह स्तंभ, यूके के लिए गुलाब, कनाडा के लिए सफेद लिली और स्पेन के लिए चील हो जाता है। अब इसी तरीके से इसके अंदर और भी काफी सारे रिलेशंस आते हैं, अब जरा वो भी देखते हैं। पहला रिलेशन है खेल और कप या फिर पुरस्कार का रिलेशन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इतिहास से संबंधित आ जाता है। राजनीति और कला और संस्कृति से क्वेश्चन आ जाता है। भूगोल और सामाजिक तथ्य से क्वेश्चन आ जाता है। स्मारक और प्रसिद्ध व्यक्तित्व से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन संबंधों के अलावा जो संबंध पीछे हमने पढ़े, कई अन्य भी संबंध होते हैं जो कि आपके सामने ये हैं। Apart from these relations, there are the many other types of relations such that sports and cups, awards, science and technologies, history, politics, art and culture, geography, social facts, monuments and famous personalities as well. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अल्फाबेट एनालॉजी का। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस को करेंगे, तो इसलिए वर्ड एनालॉजी के पार्ट को हमने ज्यादा डिस्कस किया है। अल्फाबेट और नंबर्स के क्वेश्चन को आगे के पार्ट्स में करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं, बाकी ज्यादा डिटेल हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे। तो अल्फाबेट एनालॉजी के अंदर वर्णमाला सादृश्य के अंदर देखा जाए तो अल्फाबेट जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें अल्फाबेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। जैसे लिखा है A B C, तो अगला पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे कुछ ना कुछ लेटर्स का अपोजिट दे देता है, वॉवल से रिलेटेड कुछ दे देता है, कॉन्सोनेंट से रिलेटेड कुछ दे देता है, अल्फाबेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें लेटर्स आते हैं। इसके बाद आता है नंबर एनालॉजी। अब नंबर एनालॉजी को पढ़ने के लिए 4 जगह पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया। वो 4 हैं ये। नंबर आपको दिया जाएगा, नंबर से कोई नया नंबर बन के तैयार हो रहा होगा, एडिशन हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, स्क्वायर हो जाता है, क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो जो भी हो रहा होगा, वो खेल जो हो रहा होगा, वो नंबर्स के बीच में हो रहा होगा, ठीक है। नंबर्स को चूज करके कोई नया नंबर बना देना, कोई एक सेट दिया हुआ है नंबर्स का, उसी जैसा सिमिलर कोई सेट पकड़ के लेके आना, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं नंबर एनालॉजी मतलब संख्या सादृश्य के अंदर। इसके बाद आ जाता है लेटर नंबर एनालॉजी। भाई देखिए, लेटर्स को आपने अलग पढ़ा, नंबर्स को अलग पढ़ा। इस पर्टिकुलर के अंदर क्या हो जाता है, लेटर और नंबर को दोनों को कंबाइंड कर दिया जाता है। तो जब कंबाइंड कर दिया जाता है तो कंबाइंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे A1 B2 C3, तो अगला पूछ लिया तो क्या हो जाएगा D4। तो D जो है वो 4 पर आता है, तो D लेटर भी आ गया और नंबर भी आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला ये क्या पढ़ा था, एक बार पढ़ेंगे पहले। निम्नलिखित प्रश्नों में सही शब्दों की जोड़ी का पता लगाएं जो डबल कॉलन के बाईं ओर के दो बीच के शब्दों या दो शब्दों के बीच एक उपयुक्त सादृश्य संबंध बनाएंगी और डबल कॉलन के दाईं ओर के दो शब्दों के बीच वही संबंध बनाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है, जैसे ये ए जहाज दिया हुआ है, फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है बी नंबर पे। अब ऐसा ही आपका ए से ए का रिलेशन बनना चाहिए और बी से बी का रिलेशन बनना चाहिए। ए से ए रिलेट होगा, बी से बी रिलेट होगा, नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके आधार पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द करेक्ट पेयर ऑफ द वर्ड्स which will make an appropriate analogical relationship between the two words to the left of the sign of the double colon and the same relationship between the two words to the right of the sign of double colon। अब सबसे पहले लिखा हुआ था यहां पर जहाज प्लेटफॉर्म ए और बी पर। अब नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या है, कप्तान कुली, बंदरगाह स्टेशन, घाट ट्रेन, किनारा बेंच। इधर बात करी जाए तो शिप एंड प्लेटफॉर्म दिया हुआ था, अब उसके आधार पे क्या होगा, कैप्टन कुली, पोर्ट स्टेशन, क्वाय ट्रेन, शोर बेंच, ठीक है। देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, ए को ए से रिलेट करना है, बी को बी से रिलेट करना है, तब आंसर मिलेगा, ठीक है। करें एक बार फिर इसके आंसर के ऊपर बात। चलिए देखें एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही। इसके लिए देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्यों, देखो पहला वह स्थान है जहां दूसरा अस्थायी रूप से रुकता है। जैसे जहाज जो है वो कहां रुकेगा, घाट पर, और प्लेटफॉर्म कहां रुकेगा, ट्रेन वो सॉरी ट्रेन जो है वो कहां रुकेगी, प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। और शिप जो होगा वो कहां रुकेगा, जाकर के घाट के ऊपर जाकर के रुकेगा। तो फर्स्ट इज द प्लेस वेयर सेकंड स्टॉप्स टेम्परेली, टेम्परेली तौर पे ये जाकर के वहां पर रुकते हैं। जहाज टेम्परेरी तौर पे घाट पे जाकर के रुकता है, और ट्रेन अगर देखा जाए तो टेम्परेरी तौर पे जाकर के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के रुकती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन। 12.1.6 का यूज करते हुए, इस अप्रोच को लगाते हुए, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है सेकंड नंबर। ऊपर वाला जो है वो उसे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो निर्देश सेम सभी क्वेश्चंस के लिए है, जब तक ये डबल कॉलन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तब तक। तो सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर अटैक करते हैं। क्या है, ए पर दिया हुआ जड़ें और घर, ये दिया है, ए पर है जड़ें और बी पर है घर। अब देखते हैं किसका किससे रिलेशन बैठता है। ऑप्शंस हैं शाखाएं दीवारें, तना फर्श, फूल दीवारें, पेड़ नींव, ठीक है। इधर अगर पढ़ा जाए तो रूट्स हाउस दो दिए हुए हैं। अब इसका हमें बनाना है, कौन सा सेट बनना चाहिए, ब्रांचेस वॉल्स, ट्रंक फ्लोर, फ्लावर वॉल्स, ट्री फाउंडेशन,
ठीक है, करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? दूसरा पहले का सबसे निचला हिस्सा होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए पेड़ जो है, पेड़ का निचला हिस्सा क्या हो गया? जड़ें हो गई। और ऐसे ही घर जो है, घर का निचला हिस्सा क्या हो गया? नींव हो गई। ठीक है, तो इसलिए दूसरा जो है वो पहले का सबसे निचला हिस्सा होता है। इसी तरीके से यहां पर देखा जाए, ट्रीज का निचला हिस्सा हो जाता है रूट्स, और हाउस का निचला हिस्सा हो जाता है फाउंडेशन। सेकंड इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट। सेम अप्रोच के साथ में हम लोग बढ़े हैं, और डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आया है थर्ड नंबर। क्या? वर्ग और चाप। ठीक है, वर्ग और चाप। अब इससे संबंधित क्या होना चाहिए? रेखा, वृत्त, परिमाप, परिधि, रेखा, व्यास, आयत, जीवा। इधर अगर बात की जाए तो स्क्वायर और आर्क दिया हुआ है। अब इससे संबंधित ऑप्शन क्या बनना चाहिए? लाइन, सर्कल, पैरीमीटर, सरकमफ्रेंस, लाइन, डायमीटर, और रेक्टेंगल, कॉर्ड। ठीक है, एक बार देखिए क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए और उसके बाद फिर करिएगा। करिए जी, चलिए देखें एक बार क्या होना चाहिए सही जवाब। देखें अवधारणा वही है, 12.1.6 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया गया है। पहला दूसरे का एक हिस्सा है। ठीक है, पहला जो है वो दूसरे का एक हिस्सा है। जैसे रेखा जो है वो स्क्वायर का एक हिस्सा है, सही बात है। और ऐसे ही चाप किसका हिस्सा है? वृत्त का है। भाई हम लोग जब आर्क बनाते हैं तो उससे एक वृत्त बन के तैयार होता है। जब हम एक रेखा खींचते हैं या चार रेखाएं खींचते हैं तो एक वर्ग बन के तैयार होता है। तो इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही है, परफेक्ट आंसर है। भाई लाइंस जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो एक स्क्वायर बन के तैयार होगा, और जब हम लोग एक आर्क क्रिएट करेंगे उससे हमारा एक सर्कल बन करके तैयार होगा। ठीक है, तो इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ सेकंड। 12.1.6 अप्रोच का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आया है फोर्थ नंबर। क्या? फूल और लिखा हुआ है आकाश गंगा, जिसे हम लोग मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, तो फूल और आकाशगंगा। अब इसमें ऑप्शंस दिए गए, पौधा आकाश, फल ग्रह, पौधा गैलेक्सी, बगीचा तारा। ठीक है, इधर बात करी जाए तो फ्लावर था और मिल्की वे लिखा था। अब ऑप्शंस दिए गए थे, प्लांट स्काई, फ्रूट प्लैनेट, प्लांट गैलेक्सी, गार्डन स्टार। ठीक है, क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, एक बार देखें फिर आंसर पर बात करें। आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? दूसरा पहले का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। भाई बगीचे का एक हिस्सा होता है फूल, और आकाशगंगा का एक हिस्सा होता है तारा, बिल्कुल सही बात है। तो डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। सेम अप्रोच के साथ में क्वेश्चन किया गया है। यहां पर पढ़ लेते हैं, सेकंड इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, तो इसका मतलब गार्डन का हिस्सा होता है फ्लावर। ठीक है, और स्टार का हिस्सा होता है मिल्की वे। ठीक है, चलिए तो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, परफेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। सेम अप्रोच के साथ में हम लोग बड़े हैं और उस कॉन्सेप्ट से हमने आंसर को निकाल लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर। क्या? पानी, थर्मामीटर। पानी दिया है, थर्मामीटर दिया है। अब इसके लिए क्या होना? आर्द्रता, बुखार, घड़ा, पारा, बारिश, डॉक्टर, वाष्पीकरण, तापमान। इधर अगर हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में तो वाटर थर्मोमीटर। अब ऑप्शंस दिए गए थे, ह्यूमिडिटी, फीवर,
पिचर मर्क्यूरी, रेन डॉक्टर, एवेपोरेशन टेम्परेचर। ठीक, एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन। आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए, अवधारणा वही है, 12.1.6 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया गया। पहला दूसरे को समाहित करता है। फर्स्ट कंटेन्स द सेकेंड। फर्स्ट के अंदर सेकंड क्या हो जाता है, समा जाता है। जैसे घड़े के अंदर हम लोग पानी रखते हैं, ऐसे ही थर्मामीटर के अंदर पारा रखा जाता है। वही पारे के थ्रू ही आपको पता चलता है कि कितना टेम्परेचर हो रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, पिचर के अंदर जिसमें हम लोग मटका गए थे, पिचर के अंदर हम लोग वाटर रखते हैं और थर्मोमीटर के अंदर हम लोग मर्क्यूरी रखते हैं, जिससे हमें टेम्परेचर पता चलता है। सेम अप्रोच के साथ में क्वेश्चन किया गया है। फर्स्ट कंटेन्स द सेकेंड, एकदम सही जवाब। परफेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्दी मलेरिया। सर्दी लिखा हुआ है, मलेरिया लिखा हुआ है ए और बी पर। अब विकल्प देखना है, रजाई कोनेन, ठंड महामारी, ठंड मच्छर, ऊन बुखार। इधर बात करें तो विंटर मलेरिया के जैसा ऑप्शन कौन सा बनना चाहिए, इसको कौन रिलेट करेगा? क्विल्ट क्वाइनेन, कोल्ड एपिडेमिक, कोल्ड मॉस्क्यूटो, वूल फीवर। ठीक है, देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, फिर सॉल्यूशन। देखते हैं एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। पहला दूसरे से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाई, अगर सर्दी होगी तो आप रजाई ओढ़ेंगे, सुरक्षा मिलेगी उससे। और अगर आप सर्दी आपको जैसे हो रही है या आपको सर्दी जैसे लग रही है तो आप रजाई ओढ़ने का काम करते हैं। और मलेरिया के लिए क्या हो जाएगा, फोनैन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो है वो दूसरे के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। फर्स्ट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम द सेकेंड। ठीक है, तो क्विल्ट और क्विनिन हो जाएगा किससे, विंटर से और मलेरिया से रोकथाम के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल इसके लिए ए ऑप्शन एकदम सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेवेंथ नंबर। अब देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा देखिए पैटर्न शायद चेंज हुआ है। पढ़ते हैं एक बार। निम्नलिखित प्रश्नों में उन शब्दों की सही जोड़ी का पता लगाएं जो दोहरे कॉलन के चिन्ह के बाईं ओर के दो शब्दों के बीच एक उपयुक्त सादृश्य संबंध बनाएंगे और दोहरे कॉलन के चिन्ह के दाईं ओर के दो शब्दों के बीच वही संबंध बनाएंगे। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। विस्फोटक और यहां पर टिड्डी लिखा था। अब इसके लिए ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अब ऐसे आपको रिलेट करके यहां पर ऑप्शन बनाने हैं। विकल्प जो दिए गए हैं वो ये दिए गए, जैसे यहां से आपने ए ले लिया, बाद में आपने एस ले लिया, तो इधर बम ले लिया, इधर खेत ले लिया। मतलब पहले क्या थे, सिर्फ एक एक ऑप्शन सबके बना के दे रहा था। अब ये लोग क्या करें, इन्होंने बेसिकली आपको 8 वर्ड्स दे दिए हैं। रिक्वायरमेंट आपको केवल कितने वर्ड्स की है, मात्र आपको 2 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है और वो 8 में से 2 वर्ड आपको चुनने हैं। पहले क्या हो रहा था, 4 वर्ड में से सिर्फ 2 वर्ड निकल के आ रहे थे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कंपटीशन और इसमें तेज कर दिया है, ये चीज कह सकते हैं, और कुछ नहीं है। तो इधर देखें तो बात करें तो एक्सप्लोजन और लोकस्ट। इधर दिया हुआ था बॉम्ब, रियूइन, डेब्रिस, स्मोक, क्रॉप, होलोकॉस्ट, पेस्ट या फिर फील्ड। इधर बात करी जाए विस्फोट, टिड्डी, बम, बर्बाद, मलबा, धुआं, फसल, प्रलय, कीट, खेत। ठीक है, तो आप इसको ज्यादा अच्छा होगा अगर आप ऑप्शन के थ्रू करें। जैसे आप विस्फोट, टिड्डी आ रहा है, अब यहां पर आप सीधे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो जल्दी बन जाएगा, क्योंकि ऐसे काफी सारी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। लेकिन ऑप्शन से सिर्फ 4 ही पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि सिर्फ 4 ही ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करें तो ये ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पर बात करें।
देखें एक बार, देखो देखो दूसरा जो है ना वो पहले की क्रिया के बाद बचा हुआ रह जाता है। जब विस्फोट होगा तो उसके बाद में क्या रह जाएगा? विस्फोट के बाद में सिर्फ मलबा ही रह जाता है। और टिड्डी के लिए क्या हो जाएगा? प्रलय। टिड्डी से क्या आता है? जब टिड्डी आ जाती है और खेतों में लग जाए तो उससे क्या हो जाता है? प्रलय आ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए विस्फोट के लिए मलबा बिल्कुल सही बैठ रहा है और इधर प्रलय बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। ठीक है, सेकंड इज द लेफ्ट ओवर आफ्टर द एक्शन ऑफ द फर्स्ट। अगर एक्सप्लोजन होगा तो उससे डेब्रिस बचेगा, मलबा बचेगा। और जब टिड्डी हमला कर देती हैं तो उसके बाद में सिर्फ प्रलय यदि हॉलोकॉस्ट रह जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सही जवाब जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, सी क्यू। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी क्यू, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, चले भाई, किसानों के लिए प्रलय दो ही तरीके से आती है, या तो बारिश ना पड़े या फिर कीड़े अगर लग जाएं किसी खेत के अंदर तो वो कीड़े पूरे खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, ये चीज है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 8th नंबर। क्या कुत्ता लिखा, ए पे लिखा है कुत्ता और बी पर लिखा है बकरी। अब विकल्प दिए गए हैं, पिल्ला टट्टू, पिल्ला मेमना, कुतिया मेमना, या बछड़ा टट्टू। ठीक है, इधर लिखा जाए तो डॉग एंड गोट। और ऑप्शंस आर पपी पोनी, पपी लैम्ब, पिच लैम्ब और कॉल्ट पोनी। ठीक है, ये दिया हुआ है, एक बार देखिए क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब जी। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। पहला जो है वो दूसरे का बच्चा है। 12.1.6 अप्रोच का लगाते हुए क्वेश्चन को किया गया है। कुत्ता लिखा हुआ था तो इसका बच्चा कौन हुआ? पिल्ला हुआ। और बकरी था, बकरी का बच्चा कौन हुआ? मेमना हुआ। तो इसके लिए बी लैम्ब बिल्कुल सही है। इसके लिए फर्स्ट इज द यंग वन ऑफ द सेकेंड, बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर, बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बागवानी। ए पर दिया है बागवानी और बी को उस तरफ लिख करके लिख दिया गया है बल्ला। ठीक है, तो बी को जब उस तरफ लिख दिया गया तो अब हमें नीचे वाले से ऊपर वाले को रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, बागवानी बल्ला। ठीक है, घास खेलना, फूल गेंद, फावड़ा क्रिकेट, माली क्रिकेट। ठीक है, गार्डनिंग और बैट दिया हुआ है, तो ग्रास प्लेइंग, फ्लावर्स बॉल, स्पैड क्रिकेट, गार्डनर क्रिकेट। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए सही जवाब, परफेक्ट आंसर। आइए देखें, पहला जो है वो दूसरे में उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहली जो चीज है वो दूसरे में उपयोग की जाती है। भाई बागवानी अगर आपको करनी है तो फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और क्रिकेट अगर आपको खेलना है तो बल्ले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो एकदम इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है। अगर आपको गार्डनिंग करनी है तो स्पैड का यूज करना पड़ेगा, और अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको बैट का यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, फर्स्ट इज यूज्ड इन द सेकेंड। ठीक है, तो इस काम को इस काम के जरिए ही कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 10th नंबर। छांटना बाल। ए पर लिखा है छांटना और बी उस तरफ लिख करके तब लिखा गया है बाल। ऑप्शन दिए गए, ऊन कतरना, लॉन घास काटना, दाढ़ी शेव करना, झाड़ी छांटना। इधर देखा जाए तो प्रोन और हेयर, छांटने का मतलब होता है प्रोन और इधर बाल का मतलब हेयर। वुल शेयर, लॉन माओ, बियर्ड शेव, श्रब ट्रिम। ठीक है, ये दिया हुआ है। करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद इसके आंसर पर बात।
आइए देखें, ये देखिए भाई, दूसरा जो है वो पहले के अनावश्यक भागों को काटने के बाद प्रतिनिधित्व करता है। कैसे? जैसे झाड़ी की अगर हम लोग छांटेंगे तो एक अच्छी झाड़ी निकल के आती है, ठीक है, एक अच्छी डिजाइन निकल के आएगी। और बाल को भी हम लोग क्या करते हैं, छांटने का काम करते हैं, ठीक है, बाल को हम लोग छांटने का काम करते हैं और झाड़ी को छांटना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड रिप्रेजेंट आफ्टर कटिंग ऑफ द अननेसेसरी पार्ट ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। जैसे बाल की आप लोग कटिंग कराने जाते हैं तो कटिंग करके पूरे बाल तो नहीं खत्म कर दिए जाते, उसके कटिंग करके उन बालों को सेट कर दिया जाता है। तो बिल्कुल यही चीज यहाँ पर भी, और ऐसे ही बागवानी के अंदर पेड़ खड़ा हुआ है, उसके पेड़ के जो एक्स्ट्रा बेकार के पत्ते हैं या कुछ बेकार के उसके स्टेम्स वगैरह निकले हुए, उनको काट करके एक अच्छा बना दिया जाता है, ठीक है। तो काटना छाटना ये इसके अंदर चलता रहता है, जिससे ये वो चीज अच्छी बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 11th नंबर। क्या? झुंड और तारा लिखा हुआ है, ए पर झुंड है और बी पर तारा है। अब ऑप्शंस दिए गए थे, मवेशी नक्षत्र, भेड़िए सौरमंडल, भेड़ योग, मछली ग्रह। हेयर्ड और स्टार दिया हुआ है, कैटल कॉन्स्टलेशन, वॉल्स सोलर सिस्टम, शीप सम, फिश प्लैनेट, ठीक है। एक बार देखिए क्या होना चाहिए इसके सही जवाब, फिर आइए देखें। इसके लिए जो सही जवाब होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। भाई दूसरा पहले का सामूहिक समूह है। एक बात समझिए कि अगर झुंड है, ठीक है, मवेशियों का क्या होता है, झुंड होता है, और तारों का क्या होता है, कॉन्स्टलेशन मतलब नक्षत्र होता है, ठीक है। तो इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हेयर्ड इज रिलेटेड टू कैटल इन द सेम वे स्टार इज रिलेटेड टू कॉन्स्टलेशन। बिल्कुल सही बात है। सेकंड इज द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ द फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन। वही सेम अप्रोच चल रही है, उसी कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 12th नंबर। क्या लिखा है? आप देखिए, इस तरीके का सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिर दोबारा से आया। कनाडा रंगून, कनाडा दिया था और रंगून दिया था। अब इसके लिए देखना है क्या होना चाहिए। क्या दिया हुआ था? डेट्रॉइट, फ्लोरिडा, टोरंटो, अल्बर्टा। फर्स्ट में, तो फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से होगा, सेकंड का रिलेशन सेकंड से होगा। अब रंगून के लिए क्या होना चाहिए? इंडोनेशिया, बर्मा, पूर्वी पाकिस्तान या सीलोन, ठीक है। ऑप्शंस में से आपको चुनना है क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। कनाडा और रंगून लिखा था, और उधर कनाडा के लिए ऑप्शन दिए गए हैं डेट्रूट, फ्लोरिडा, टोरंटो और एल्बर्टो। और रंगून के लिए दिया है इंडोनेशिया, बर्मा, ईस्ट पाकिस्तान और सिलोन, ठीक है। करिए एक बार फिर आंसर। आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए। देखिए, दूसरा उस देश को दर्शाता है जिसमें पहले द्वारा दर्शाया गया शहर स्थित है, ठीक है। जैसे इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, कनाडा कहां पर? टोरंटो। और रंगून किसके लिए? बर्मा। रंगून बर्मा और टोरंटो कनाडा, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर। सेम अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को किया गया है सॉल्व। सेकंड डिनोट्स द कंट्री इन विच द फर्स्ट सिटी डिनोटेड बाय द फर्स्ट इज लोकेटेड। तो इसके लिए सी क्यू बिल्कुल सही है, जो कि सी ऑप्शन पे दिया हुआ है। वही सेम कॉन्सेप्ट के साथ में हमने क्वेश्चन को किया है और हमें हमारा आंसर मिल गया है। अगला क्वेश्चन है 13th। क्या बोल रहे हैं? पक्षी झड़ना, ठीक है, पक्षी और झड़ना, ठीक है, जिसे हम लोग शेडिंग कहते हैं। अब पक्षी के लिए ऑप्शन दिया गया है बुलाना, उड़ना, प्रवास करना, पंख झड़ना, पंख झड़ना। और झड़ना के लिए दिया गया था खलिहान, कुत्ता, घास और खेत, ठीक है।
इधर बात करी जाए तो बर्ड और शेडिंग दिया गया है। बर्ड के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं कैलिंग, फ्लाइंग, माइग्रेटिंग, मॉल्टिंग। और शेडिंग के लिए दिए गए हैं बर्न, डॉग, हे और फार्म। ठीक है, ऑप्शंस ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, देखिए क्या होना चाहिए इसके लिए सही। देखते हैं एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही। देखिए, देखिए पक्षी अपने पंखों को बदलने के लिए पंखों को झाड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पंख झाड़ते हैं। इसी तरह खेतों में नई वृद्धि से पहले पत्तियां झड़ती हैं, बिल्कुल सही बात है, एकदम परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। पक्षी नए पंखों के लिए पंख झाड़ देते हैं अपने आप ही, और खेतों के अंदर भी क्या होता है, झड़ना होता है एक तरीके से, या पत्तियों को झाड़ दिया जाता है। ठीक है, birds undergo molting to shed feathers in changing plumage. Similarly, farms undergo shedding of the leaves before a new growth. तो इसके लिए वही सेम अप्रोच का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया है, और डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही बताया गया है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन। बर्ड इज रिलेटेड टू मॉल्टिंग, इन द सेम वे शेडिंग इज रिलेटेड टू फार्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14th नंबर, क्या लिखा हुआ था, पर्सन सन। अब देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न बदला है। निम्नलिखित प्रश्नों में सही शब्द का पता लगाएं जो दिए गए शब्दों के बीच एक उपयुक्त सादृश्य संबंध बनाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड विच विल मेक एन एप्रोप्रिएट एनालॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन वर्ड्स। ऑप्शंस दिए गए थे पर्सन सन, फॉरगेट गेट और एंगेज के लिए पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, सेम ऑप्शन इंग्लिश में है, सेम ही ऑप्शन हिंदी में है। जब सेम ऑप्शन एक दूसरे पे आए तो इसका मतलब इसमें लेटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन को देखिए। भाई बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, जैसे कि इसमें दिया गया 12.1.7 अवधारणा का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया गया। पर्सन से इन्होंने सन बना लिया, क्यों, क्योंकि आखिरी के 3 लेटर इन्होंने यहां लिख दिए। फॉरगेट से इन्होंने गेट बना लिया क्योंकि आखिरी के 3 लेटर यहां लिख दिए। अब ऐसे ही एंगेज से आखिरी के 3 लेटर से ये लोग क्या बना लेंगे, एज बना लेंगे। तो इसके लिए सही जवाब जो होगा वो बी ऑप्शन एज होगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है एज। यही काम यहां पर किया गया है, यही काम यहां पर किया गया, दोनों के अंदर बिल्कुल सेम ही अप्रोच लगाई गई है, सेम अप्रोच के साथ में आंसर किया गया है। ये हो जाएगा इसके लिए परफेक्ट आंसर, राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 15th नंबर, इसमें क्या है, डूम डे, डूम हाईएस्ट से हाई बना और मास्टर के लिए पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है मैस्टिक, मस्ट, स्टार, रोस्टर। जो इंग्लिश में ऑप्शन है वही हिंदी में ऑप्शन है, सेम क्वेश्चन है। इसका मतलब लेटर से ही रिलेटेड फिर दोबारा से कुछ होने वाला है। ठीक है, करिए एक बार फिर सॉल्यूशन देखते हैं। भाई देखिए, डूम डे लिखा था, डूम डे से इन्होंने डूम बना लिया। ठीक है जी, मतलब पहले पिछले क्वेश्चन में क्या किया था इन्होंने, आखिरी के 3 लेटर्स उठाए थे, लास्ट के 3 लेटर्स। अब की बार इन्होंने क्या किया, शुरू के 4 लेटर्स को लिया है, तो डूम डे से डूम बनाया, हाई टेस्ट दिया हुआ था, इससे हाई ले लिया, और मास्टर के आखिरी के 4 लेटर से मास्ट ले लिया। ठीक है, तो MAST इसके लिए सही हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन पे दिया हुआ है। सेम अप्रोच 12.1.7 का यूज करते हुए हमने आंसर को किया है, और बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो गया है। जो क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में दिया है वही सेम अप्रोच लगाई जा रही है इंग्लिश के अंदर, वही सेम जैसा कि यहाँ पर एज एंड सिमिलरली, जैसा दिया हुआ था, जैसा हो रहा है, और उसी के जैसा आगे भी हमने किया है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th नंबर। क्या? इमेज ए हॉलीवुड वाई तो कैलीनेस से पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए थे TEIA। सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है, सेम क्वेश्चन ही हिंदी में दे रखा है। इसका मतलब फिर दोबारा से लेटर से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ हो रहा है। एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। जी। क्या दिया हुआ था? आइए देखिए, ये देखिए दिया हुआ था भाई, जैसे इमेज था तो इमेज का इन्होंने क्या किया, बीच का लेटर ए निकाल करके बाहर ले आए। हॉलीवुड के अंदर बीच का लेटर था वाई। देखिए इमेज में बीच का लेटर ए का कैसे पता चला, क्योंकि इधर आई और एम को छोड़ दिया, इधर जी और ई को छोड़ दिया, बीच वाला हो गया ए। ऐसे ही इधर हॉलीवुड के अंदर इधर के 4 लेटर को स्किप कर दिया, शुरू के 4 लेटर को स्किप कर दिया, बीच वाला हो गया वाई। अब कैलिनेस के अंदर इधर के 4 लेटर कॉल, इधर के नेस, तो बीच वाला क्या है, आई। तो आई इसके लिए बिल्कुल सही होगा, जो कि सी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। सेम अवधारणा लगाते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एज एंड सिमिलरली, जैसे और इसी प्रकार, बिल्कुल उसी तरीके से सेम को क्वेश्चन को किया गया है, उसी अप्रोच के साथ में। जी। अगला क्वेश्चन है 17th नंबर। आइए इसको देखते हैं। हैंड से एंड बना है, टीयर से ईयर बना है, अब स्टेब से क्या बनेगा ये पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए थे टैब, स्टे, बैट या मैट। सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी दिया हुआ है, सेम लेटर से रिलेटेड है। तो जब कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसके मीनिंग्स में नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ लेटर से ही रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, करें एक बार फिर सॉल्यूशन देखते हैं। जी। देखते हैं, ये देखिए भाई, जैसा कि हैंड दिया था तो हैंड से इन्होंने क्या किए गए, अब की बार आखिरी के 3 लेटर्स को ले लिया, एंड बना लिया। टीयर के आखिरी के 3 लेटर दिए करके ईयर बना लिया। अब स्टेप से आखिरी के 3 लेटर लेकर के इन्होंने टैब बना लिया, और टैब आपको दिया हुआ है ए ऑप्शन के ऊपर। सेम अप्रोच 12.1.7 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया गया, वही अवधारणा लगाई गई है और आंसर हम लोगों को मिल गया है। जो इंग्लिश में है वही चीज, सेम चीज आपको हिंदी में लिखी हुई है। टैब इसके लिए बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन। और वी यूज द कॉन्सेप्ट 12.1.7, और ए ऑप्शन इसके लिए सही करार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 18th नंबर। इसमें क्या है, कोल्डली से ओल्ड बन के तैयार हुआ है, गोल्डन से ओल्ड तो प्लास्टिक से क्या बनेगा। ऑप्शंस विकल्प दिए हुए हैं स्टिक, प्लास, लास्ट या टिक। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक बार देखिए क्या इस चीज इससे तैयार होनी चाहिए, फिर इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। चलिए देखें एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए अवधारणा हमको वही 12.1.7 का यूज करते हुए क्वेश्चन करना है। कोल्डली से इन्होंने ओल्ड बनाया, कैसे, कोल्डली में इन्होंने क्या किया, बीच में से 3 लेटर ले लिए, OLD ओल्ड। मतलब इन्होंने क्या किया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेटर को लिया है तो ओल्ड बना लिया। गोल्डन में से भी इन्होंने क्या किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेटर लेकर के ओल्ड बना लिया। अब प्लास्टिक से भी इन्होंने आखिर पहला लेटर छोड़ करके जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे आ रहे हैं उन लेटर्स को लेना है, और वो तीनों क्या है, LAS है, LAST है। तो यहां पर LAST बना दिया गया। निम्नलिखित प्रश्नों में सही शब्द का पता लगाएं जो दिए गए शब्दों के बीच एक उपयुक्त सादृश्य बनाते हैं। तो मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड्स इससे बन करके तैयार हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो कोल्डली से ओल्ड बन गया, गोल्डन से ओल्ड बन गया, और प्लास्टिक से लास्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हमने एक मीनिंगफुल वर्ड यहां पर बना करके तैयार कर ली। ठीक है, इस अप्रोच, वही सेम अप्रोच के साथ में हमने यहां पर भी क्वेश्चन को किया है, और लास्ट जो हमारा यहां पर ये निकल करके आंसर आ गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है।
परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। आगे के सेशंस में जब हम लोग मुलाकात करेंगे तब हम लोग अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।